रविवार की सुबह थी। अंशु किसी काम से अपने दोस्त करण के घर गया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी मुलाकात करण की मां सुजाता जी से हुई। उसने पूछा, आंटी, करण कहाँ है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो तो अपने मामा के घर गया है। बैठो न, आता ही होगा। अंशु ने जाने का इरादा जताया, लेकिन सुजाता जी ने कहा, आज मैं भी अकेली हूँ, अगर तुम थोड़ी देर बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। अंशु थोड़ा झिझका लेकिन फिर बैठ गया। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, कहकर वह किचन में चली गई। जाते जाते अंशु की नज़र उनकी तरफ अटक गई। दरअसल अंशु काफी समय से सुजाता जी को पसंद करता था और करण से दोस्ती का एक कारण यही था कि वह उसके घर आता जाता रहे। आज जब उसे पता चला कि करण घर पर नहीं है, तो वह जानबूझकर चला आया। कुछ देर बाद सुजाता जी चाय लेकर लौटीं। अंशु ने कहा, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। सुजाता जी हंसकर बोली, क्या बात है, आज तो तारीफों की बारिश हो रही है। अंशु बोला, आप हमेशा से ही मुझे बहुत अच्छी लगती थीं, लेकिन मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। सुजाता जी मुस्कराईं, वैसे तुम भी कम अच्छे नहीं हो। अंशु बोला, आपकी उम्र इतनी हो गई है, फिर भी आप इतनी जवान कैसे दिखती हैं? सुजाता जी ने हंसते हुए जवाब दिया, तो अब भी मैं तुम्हें जवान लगती हूँ? वह अंशु की बातों से हैरान थी, लेकिन खुश भी। अंशु ने फिर पूछा, आपके पति को गए 3 साल हो गए हैं, क्या आपने कभी दोबारा शादी करने का सोचा? सुजाता जी अब समझ चुकी थी कि अंशु के मन में कुछ चल रहा है। उन्होंने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी बातें कुछ और ही इशारा कर रही हैं। अंशु चुप हो गया, लेकिन उसकी निगाहें सब कह रही थीं। फिर अचानक अंशु ने पूछा, आंटी, जो वीडियो में दिखाते हैं, क्या वो सच होता है? सुजाता जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं, बहुत कुछ सच होता है। और मज़ेदार भी। दोनों एक साथ स्क्रीन की ओर देखने लगे। ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें यह भी नहीं पता चला कि करण लौट आया है। करण ने जब अपनी माँ और दोस्त को एक साथ देखा, तो हैरानी से पूछा, अंशु, तुम यहाँ कैसे? लेकिन उस वक्त न तो अंशु और न ही सुजाता जी को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, कि उन्हें अंशु के अंदर आने का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। तभी अंशु ने करण को देख लिया और उसने फौरन अपना मोबाइल बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद की बात है। एक ट्रेन यात्रा के दौरान करण अपनी मां सुजाता जी के साथ सफर कर रहा था। उसी कोच में ठीक उनकी सामने वाली सीट पर अंशु भी बैठा था। अंशु की उम्र करीब 19 साल थी और करण भी लगभग हमउम्र था। यात्रा के दौरान अंशु की निगाहें बार-बार सुजाता जी पर टिक रही थीं, क्योंकि वह वाकई उम्र के हिसाब से काफी खूबसूरत और जवान दिख रही थीं। सुजाता जी को देखकर अंशु के मन में फिर वही पुराने विचार उठने लगे। बातचीत शुरू करने के लिए अंशु ने करण से पूछा, भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? करण बोला, मीरापुर। अंशु चहकते हुए बोला, अरे यार, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। फिर तो सफर में मजा आ जाएगा। इतने में सुजाता जी ने अंशु से पूछा, मीरापुर में तुम कहाँ रहते हो? जब अंशु ने पता बताया, तो दोनों चौंक गए। करण का घर भी उसी इलाके में था। अब अंशु को लगा कि उसके लिए सुजाता जी के करीब जाने का रास्ता और भी आसान हो गया है। पूरे सफर में वह सुजाता जी से तरह तरह की बातें करता रहा। अगले दिन जब सभी घर लौटे, तो अंशु और करण की दोस्ती पहले से भी गहरी हो चुकी थी। अब अंशु जब तब करण के घर आने लगा। एक दिन सुबह सुबह अंशु टहलते हुए करण के घर पहुंच गया। करण ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, अंशु, इतनी सुबह सब ठीक तो है? अंशु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं यार, बस ऐसे ही निकल पड़ा। करण उसे अंदर ले आया। उसी वक्त सुजाता जी बाथरूम से नहाकर बाहर निकलीं। अंशु उन्हें देखते ही ठिठक गया। करण ने अपनी माँ से कहा, माँ, देखो अंशु आया है। सुजाता जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही वह कमरे में गई, अंशु की नजरें उनके पीछे पीछे चलती रहीं। करण को इस बात की भनक तक नहीं थी कि अंशु उसकी माँ को गलत नजर से देखता है। कुछ पल बाद अंशु ने पूछा, करण, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? करण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो 2 साल पहले इस दुनिया से चले गए। यह सुनते ही अंशु के चेहरे पर एक छिपी हुई खुशी उभर आई। उसके दिमाग में विचार आने लगे कि अब उसके और सुजाता जी के बीच कोई रुकावट नहीं रही। करण बोला, तू यहीं बैठ, मैं दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद सुजाता जी कमरे से बाहर आईं।
अंशु ने उन्हें देखते ही आंखें नहीं हटाईं। उन्होंने पूछा, करण कहाँ गया? अंशु बोला, वो दुकान गया है कोल्ड ड्रिंक लेने। फिर कुछ पल रुककर बोला, आंटी, आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। बात सुनकर सुजाता जी मुस्कुरा उठीं और बोली, इसीलिए तो तुम मुझे बार बार इस तरह से देखते हो? अंशु ने थोड़ी शर्माते हुए जवाब दिया, आंटी, आपको कैसे पता कि मैं सिर्फ आपको ही देखता हूँ? सुजाता जी ने हल्के अंदाज में कहा, बेटा, इन बातों में तुम अभी नए हो। मुझे सब समझ में आता है। तुम करण से दोस्ती क्यों करना चाहते हो और बार बार मेरे घर क्यों आते हो? असल में अंशु के मन में जो भावनाएं थीं उन्हें सुजाता जी कब से समझ रही थीं। जब उन्होंने ये सब बातें अंशु के सामने रखीं तो वह कुछ पल के लिए सन्न रह गया। तभी सुजाता जी बोली, जो तुम चाह रहे हो कहीं न कहीं मेरे मन में भी वैसी ही चाहत थी, मगर अब करण बड़ा हो गया है, इसलिए मैं खुद को इन बातों से दूर रखती हूँ। अंशु ने धीरे से कहा, आंटी, यह बात करण को कभी भी नहीं पता चलनी चाहिए। सुजाता जी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, सही समय आने पर सोचेंगे, लेकिन ये सब बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। हालांकि वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर कहीं न कहीं वह भी अंशु के आकर्षण में बंध चुकी थी। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। करण जब भी घर से बाहर होता, सुजाता जी अंशु को बुला लेती। दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था, उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम कितना भारी हो सकता है। समय बीतने के साथ अंशु को लगने लगा कि वह एक ऐसे रिश्ते में फंस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं। सुजाता जी अब उसे अपने जीवन से बाहर करने के लिए तैयार ही नहीं थीं। यहां तक कि उन्होंने शादी तक की बात छेड़ दी। एक दिन उन्होंने अंशु को बुलाकर साफ कहा, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। अंशु चौंक गया, बोला, आंटी, क्या आप सीरियस हैं? जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। अब हमें इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। सुजाता जी की आंखों में नाराजगी भर आई। बोली, तो तुम मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे थे? अंशु बोला, नहीं, जो कुछ हुआ उसमें आपकी भी सहमति थी। मैंने अकेले कुछ नहीं किया। इतने में सुजाता जी ने गुस्से में आकर अंशु को जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। उसी पल करण भी वहां आ गया। उसने अपनी मां को अंशु पर हाथ उठाते देखा। इससे पहले कि अंशु कुछ कह पाता, सुजाता जी बोली, बेटा, तुम ठीक समय पर आ गए। तुम्हारा ये दोस्त अपनी हदें भूल गया है, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। करण गुस्से से कांपने लगा। अंशु ने सफाई देने की कोशिश की, करण, ये सब तुम्हारी मां की बनाई हुई कहानी है। असल में ये मुझसे शादी करने की जिद कर रही थी और जब मैंने मना किया तो अब मुझे फंसा रही हैं। लेकिन करण ने बिना एक शब्द सुने गुस्से में अंशु को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद अंशु गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिन बाद सुजाता जी ने उसे फोन किया। उनकी आवाज में नाराजगी और अफसोस दोनों था। कह रही थी, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज इतनी बेइज्जती नहीं होती। अब भी मेरी बात मान लो, मैं सब संभाल लूंगी। वो बात कर ही रही थी कि अचानक करण उनके सामने आ गया। करण को देखकर उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। करण ने सीधे आंखों में देखते हुए कहा, मेरा वही दोस्त सही था जिसने मुझे पहले ही बताया था कि गलती तुम्हारी है। लेकिन तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर हाथ उठाया और अब वो मुझसे बात भी नहीं करता। सुजाता जी बोली, बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। करण ने तीखे स्वर में जवाब दिया, गलत तो मैं पहले समझ रहा था, अब नहीं। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गया। सुजाता जी वहीं बैठकर रोने लगीं। उन्हें अब अपने हर कदम पर पछतावा हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि बेटे को कैसे रोकें। उन्होंने घबराते हुए अंशु को फोन लगाया, प्लीज, मेरे बेटे को रोक लो, वो घर छोड़कर जा रहा है। अंशु ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और फिर फोन काट दिया। सुजाता जी टूट चुकी थीं। वह बेमन से सोफे पर बैठी, आंसुओं में भीगी हुई थी। शाम करीब 6 बजे अंशु उनके घर आया। उसके साथ करण भी था। दरवाजा खुला तो सुजाता जी फौरन उठीं और दौड़कर करण को गले से लगा लिया। अंशु ने मुस्कराकर कहा, आंटी, मैंने बहुत समझा बुझा कर लाया है। चलिए, जो कुछ भी हुआ
उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। सुजाता जी की आंखों में राहत थी। बोली, हाँ बेटा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। मेरा बेटा लौट आया, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने बीती बातों को पीछे छोड़कर अपने बेटे के साथ जीवन को दोबारा संवारना शुरू किया।